में भी हमारी कॉन्शियसनेस का कुछ लेना देना है क्वांटम मैकेनिक्स पे। ये तो ऐसा ही हो गया कि मेरे ऑब्जर्वेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को पता चल जा रहा है कि भाई मुझे कोई देख रहा है। उन्होंने 1970s में खुद ने एडमिट किया कि यार ये कॉन्शियसनेस वाली इंटरप्रिटेशन गलत है, मतलब ये नहीं करना चाहिए था। आप जो काम कर रहे हैं एग्जैक्टली वही लेवल का काम कर रहे हैं, अंतर बस इतना है कि आप थोड़ा एक लेवल ऊपर इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। बिलीव ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। इसने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। हेलो क्यूरियस पीपल, वैसे तो विशाल जी की आदत है कि वो अलग अलग फील्ड में सूडो साइंस फैलाते रहते हैं, जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, स्ट्रिंग थ्योरी, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली ये थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि आज जिस बारे में इन्होंने बात की है वो है कॉन्शियसनेस का रोल क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे हो सकता है। अब इसके ऊपर स्पेशल अटेंशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी चीज के ऊपर है जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब इसमें सिर्फ अकेले विशाल जी नहीं बल्कि बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड लोगों को कंफ्यूजन होती है कि शायद कॉन्शियसनेस का कुछ लेना देना है यहां पर। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट रहे, बहुत सारे फाउंडिंग फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स रहे जिनको ये लगा था कि शायद कॉन्शियसनेस का कुछ लेना देना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि लोगों को इस तरीके का आइडिया लग रहा था, क्या इस बात में कोई सच्चाई है, उस चीज को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ये आइडिया आया ही क्यों कि कॉन्शियसनेस का कुछ लेना देना है यहां पर। इस चीज को समझने के लिए हमें पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। जिनको नहीं पता है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक सिंगल मोस्ट जो एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो हमको पता चलेगा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कुछ स्लिट से पास करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पास होकर एक स्क्रीन में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट को मैं 2 बार रिपीट करता हूं, 3 बार रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को मैं कई बार रिपीट करूंगा, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं भेजूंगा, तब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करूंगा कि यहां पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बन सकता है? ये इंटरफेरेंस पैटर्न तभी बन सकता है जब वो वेव हो, क्योंकि वेव में ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टाइप की इंटरफेरेंस होती है। अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है वो मैं कभी और किसी वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा, बट जिनको नहीं पता है, ये बेसिक वेव का एक फिनोमेना है। इसका क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। वेव जिस तरीके की होती है, अगर 2 तरीके की वेव एक दूसरे पे सुपर इंपोज करती है तो वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, यानी कि एक दूसरे की इंटेंसिटी बढ़ा सकती है या एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती है। थोड़ी और टेक्निकलिटी चीजें हैं कि उनका फेज में कई बार होना जरूरी रहता है, या फिर उनकी इंटेंसिटी और अलग अलग प्रॉपर्टीज मैटर करती है कि वो किस तरीके से एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे। जो मेन जानने की चीजें हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब तभी है कि वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट हुआ था कि एग्जैक्टली जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स को इंटरप्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे फेमस इंटरप्रिटेशन माना जाता है वो है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। कोपेनहेगन नाम की जगह है जहां पर नील्स बोर और भी बहुत सारे बड़े बड़े फिजिसिस्ट ने मिलकर इंटरप्रिटेशन दी थी। तो आज के टाइम में जो भी हम लोग मेनली क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं वो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन की मदद से करते हैं, जिसमें हम लोग वेव फंक्शन को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, वो कैसे फ्यूचर में इवॉल्व होती है उस बारे में। अब कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन करना एकदम गलत है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे कर क्या रहा है। हम लोग बस ये देख सकते हैं कि वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, जो भी कोई क्वांटम पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन या फोटोन, जब वो ट्रैवल करता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही वो इंटरैक्ट करेगा तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे काम आने वाली है। मैं फिर से बोलता हूं, कोई भी क्वांटम पार्टिकल जब ट्रैवल करता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब वो इंटरैक्ट करता है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अब ये ऐसी चीज थी जिसको लेके एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इससे क्वांटम मैकेनिक्स में मिस्टिसिज्म आने के चांसेस हैं, जो कि एग्जैक्टली हुआ भी। और ये और किसी ने नहीं किया बल्कि वॉन न्यूमैन और विग्नर ने किया। जिनको नहीं पता है, ये दोनों बहुत ही लेजेंडरी फिजिसिस्ट थे, लेकिन इन्होंने जो कॉन्शियसनेस की अप्रोच दी थी, वो कॉन्शियसनेस की अप्रोच आ क्यों रही है, इस चीज को समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था।
तो बात यह है कि हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि जब भी इलेक्ट्रॉन इन स्लिट से जा रहा है तो वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि यार ये इलेक्ट्रॉन किसी एक स्लिट से तो जा रहा होगा, या फिर ये दोनों स्लिट से ऐसे कैसे जा रहा है। तो चलो हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सा स्लिट से जा रहा है, और जब मैं उसको मेजर करने का ट्राई करता हूँ, जब मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं ऑब्जर्व तो कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कौन सा स्लिट से जा रहा है, और मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन किसी एक स्लिट से जा रहा है। फिर मैं देखता हूँ कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन उनके स्लिट के आगे वाले प्लेस पे ही जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कि अब कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन रहा है। अब जो बन रहा है वो नॉर्मल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने जैसे ही ऑब्जर्व किया वैसे ही इसका इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो गया, वेव नेचर खत्म हो गया। ये तो ऐसा ही हो गया कि मेरे ऑब्जर्वेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को पता चल जा रहा है कि भाई मुझे कोई देख रहा है, और मुझे कोई देख रहा है तो अब मुझे अपनी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है, तो मुझे पार्टिकल की तरह बिहेव करना है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया सजेस्ट करता है कि मे बी हमारी कॉन्शियसनेस का कुछ लेना देना है क्वांटम मैकेनिक्स पे। तो वॉन न्यूमैन और विग्नर जिन्होंने मिलकर वॉन न्यूमैन विग्नर इंटरप्रिटेशन दी थी, वो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन का ही एक सबसेट है। वो इस बारे में बात करता है कि मे बी हमारे कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन की वजह से ये चीज अफेक्ट हो रही है। हालांकि ये जितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं इतना इजी तरीका नहीं है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड तरीका था, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत ही ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे। इसके ऊपर पीबीएस स्पेस टाइम ने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप एक बार वो वीडियो चेक करके आइए, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये मिस्टिसिज्म क्यों आई थी। अब बात यह है कि उन्होंने जब इस चीज को डील किया था तो बहुत ही एनालिटिकल और अच्छे तरीके से डील किया था, लेकिन उन्होंने जो टेक दिया था इसने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। नुकसान ये हुआ कि आगे आने वाले लोग जिनको इसकी फिजिक्स के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था, उसको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करने लग गए। इनफैक्ट विग्नर जो वन ऑफ द फाउंडिंग पर्सन है इस टाइप की इंटरप्रिटेशन के, उन्होंने 1970s में खुद ने एडमिट किया कि यार ये कॉन्शियसनेस वाली इंटरप्रिटेशन गलत है, मतलब ये नहीं करना चाहिए था। तो सोच के देखो, जिनके नाम के बेसिस पे लोग आज इतनी बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस वाली, वो खुद ही मना कर दे रहे हैं कि यार मैं खुद इस चीज पे बिलीव नहीं करता हूं, और लोग उनके नाम पे एकदम हल्ला पीट दे रहे हैं। अब बात ये नहीं है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस टाइप की इंटरप्रिटेशन को उस टाइम मानते थे, लेकिन आज के टाइम में कोई भी फिजिसिस्ट इस चीज पे बिलीव नहीं करेगा जो कि इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के एग्जैक्ट वर्ड्स बता देता हूं जो क्वांटम मिस्टिसिज्म के ऊपर थे। आइंस्टाइन ने यह बोला था कि नो फिजिसिस्ट बिलीव्स दैट, अदरवाइज ही वुडंट बी अ फिजिसिस्ट। तो सोच लीजिए कि इस टाइप के इंटरप्रिटेशन पे जो बिलीव करते थे उनको लेकर आइंस्टाइन का भी क्या टेक था। अब चलिए, विशाल जी ने ये जो वीडियो बनाई है, और इसी से आया ऑब्जर्वर इफेक्ट, जिस पर फेमस पार्टिकल फिजिसिस्ट नील्स बोर का कहना था, पार्टिकल्स डोंट हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज अंटिल दे आर ऑब्जर्व्ड। जिसका मतलब है कि जो मैटर है वो बिना चेतना के स्वयं का कोई गुण नहीं रखता है। और यही सनातन धार्मिक शास्त्रों का, सनातन दर्शनों का निचोड़ है, विशेषकर सांख्य दर्शन का, जहां पर यह बोला जाता है कि जो पुरुष होता है, जो कि चेतना है, जब तक प्रकृति को ऑब्जर्व नहीं कर लेती तब तक ब्रह्मांड का निर्माण नहीं होता। इस वीडियो में इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ऑब्जर्वर इफेक्ट समझा दिया, लेकिन यहां पर ये जिस तरीके से इंटरलिंक कर रहे हैं कि क्या लिखा गया है और क्वांटम मैकेनिक्स का क्या इंटरप्रिटेशन है, यहां पर ये मात खा गए, क्योंकि यहां पर इन्होंने डिटेल में स्टडी नहीं की। बाय द वे, ये जो ऑब्जर्वर इफेक्ट एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसको अगर आपको स्टडी करनी है तो बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 12th मैथ और साइंस के साथ पास की हुई है तो फैनमैन लेक्चर ऑन फिजिक्स जो सीरीज है उसमें 3rd वॉल्यूम के फर्स्ट 2 चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो विशाल जी और जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सबसे बेस्ट तरीका है वो 2 फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, फैनमैन लेक्चर ऑन फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स वॉल्यूम। उसमें बहुत डिटेल तरीके से समझाया हुआ है कि क्यों कॉन्शियसनेस का लेना देना नहीं है इस चीज के ऊपर। लेकिन मैं फिर भी आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं। ऑब्वियसली मैं उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा जितना वहां पर लिखा हुआ है, बट मेरे आर्गुमेंट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कॉन्शियसनेस का कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं जो समझा रहा हूं ये समझने के बाद आपको लगेगा कि लोग बिलीव ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सो बेसिकली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि हमको ये नहीं पता रहता कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को वेव इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्राई करते हैं उसको ऑब्जर्व करने का, हम लोग देखते हैं कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न कोलैप्स हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने की बात समझते हैं। यहाँ पर आंखों से ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पर किस चीज को ऑब्जर्व करने की बात करें ये भी जरूरी है। यहाँ पर स्क्रीन को ऑब्जर्व करने की बात नहीं चल रही है। स्क्रीन को तो हम लोग पहले भी ऑब्जर्व कर रहे थे जब इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा था, जब नहीं आ रहा था तब भी ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात चल रही है कि ये जो स्लिट है, ये स्लिट में से इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, इसको ऑब्जर्व करने की बात चल रही है। अब जनरली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने डिटेक्टर की मदद से, किसी मशीन की मदद से, और मशीन किस तरीके से हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, वो देता है फोटोन के फॉर्म में। फोटोन किस चीज का बना हुआ है,
वो बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना रहता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज से इंटरेक्ट करता है, और अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से जा रहा है, इसका मतलब है कि मुझे उस फोटोन को उधर इंसिडेंट करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं उस फोटोन को वहां इंसिडेंट करूंगा वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अब इंटरेक्ट कर रहा है। और याद हमने क्या समझा था कि कोई भी क्वांटम पार्टिकल जब ट्रैवल करेगा तो वेव की तरह करेगा, लेकिन इंटरैक्ट करेगा तो पार्टिकल की तरह करेगा। तो जैसे ही उसने इंटरैक्ट किया वैसे ही वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि यहां पर इंटरैक्शन आ गया और वहीं पर उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी वो वहीं पर खत्म हो गई। तो अब मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये कौन से स्लिट से जा रहा है, बट दिस कम्स एट अ कॉस्ट कि अब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल से हम लोगों ने फोटोन इंसिडेंट किया, उस फोटोन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया और उससे इंटरैक्ट करने के बाद वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, और जिसकी वजह से वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। तो यह हमारे कॉन्शियसनेस का कुछ लेना देना नहीं है। यही सेम एक्सपेरिमेंट मैं इंडिपेंडेंट ऑफ माय या किसी और प्रेजेंस के करूंगा जहां पर सिर्फ मशीन होगी, तो भी वो सेम रिजल्ट लेगी, क्योंकि वहां पर भी फोटॉन्स होंगे, वहां पर भी कोई ना कोई पार्टिकल होगा जिसकी मदद से हम लोग वो एक्सपेरिमेंट देखने की कोशिश करेंगे, वो फिनोमिना देखने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जैसे ही हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो सिस्टम तो कोलैप्स ही हो गया। तो इस वजह से हम लोगों को ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसी चीज मिलती है। हमारे एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ने उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म होके दो जगह पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि ये तो शायद मेजरमेंट की प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग हमारे मेजरमेंट को कुछ अच्छे तरीके से इंप्रूव कर दें तो शायद हम लोग जान पाए एक्यूरेटली कि इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है। फेनमैन ने अपने फर्स्ट चैप्टर में इसी को डिस्प्रूव किया है। उन्होंने बहुत डिटेल में अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट से एनालिसिस की है कि इट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी कि हम लोग पता ही नहीं कर सकते हैं, और वो पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट चैप्टर इस बारे में बात करेगा कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग मेथड से एक्सपेरिमेंट से ट्राई कर सकते हैं पता करने का, लेकिन पता नहीं कर पाएंगे, और उस चीज को बहुत डिटेल में उन्होंने सेकंड चैप्टर में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, प्लीज वो 2 चैप्टर पढ़िए, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होंगे। तो ये चीज तो बहुत ही क्लियर हो गई। अच्छा, इसको मैं क्लासिकल तरीके से समझाता हूं एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल से। मान लीजिए कि मेरी आंखों में पट्टी बंध गई है और मेरे आगे काफी खाली स्पेस है। अब वहां पर एक मिरर रखा हुआ है और उसके अलावा बाकी सारी स्पेस खाली है। मुझे ये बोला गया है कि मुझे पता करना है कि मिरर कहाँ है, और उसको पता करने के लिए मुझे ढेर सारे पत्थर दिए हुए हैं। अब मैं तो कुछ देख नहीं सकता, तो मैं अंधाधुंध इधर उधर पत्थर फेंकता जाऊंगा। जब तक आवाज नहीं आएगी मैं इस कंक्लूजन पे आऊंगा कि अभी तक मिरर नहीं मिला है। जैसा ही पत्थर मिरर से टकराएगा मुझे पता चल जाएगा कि मुझे मेरा मिरर मिल गया है। बट तब क्या होगा, जैसे ही पत्थर मिरर से टकराएगा मिरर फूट जाएगा। तो मैं जब अपनी पट्टी खोल के देखूंगा तो मैं देखूंगा कि ये तो फूटा हुआ मिरर है। अब फूटा हुआ मिरर पहले से तो था नहीं, पहले वो नॉर्मल मिरर में था। तो मैंने जिस तरीके से पता करने की कोशिश की है, मेरे एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ने, मेरे एक्ट ऑफ डिटेक्शन ने उस मिरर की आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है, और इसी वजह से मुझे ये तो पता चल गया कि उधर मिरर है, लेकिन अब वो मिरर नहीं रहा जो पहले था। और एग्जैक्टली यही चीज क्वांटम मैकेनिक्स में हो रही है। अरे कुछ लेना देना नहीं है कॉन्शियसनेस एंड ऑल उन सब सारी चीजों का। ये सारे बहुत सारे सूडो साइंटिफिक क्लेम्स है। टाओ ऑफ फिजिक्स करके बहुत फेमस बुक है जिसने ईस्टर्न फिलोसफी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मिलाने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर काफी सारे क्रिटिसिज्म आए थे कि ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दीपक चोपड़ा जैसे लोग या फिर हाइपर क्वेस्ट जैसे लोग जब आप लोगों को ऐसी चीजें बताते हैं ना कि इसका कॉन्शियसनेस से लेना देना है, ऐसा नहीं है। इन लोगों को डिटेल में नहीं पता है एग्जैक्टली कि एक्सपेरिमेंट में क्या चल रहा है, अंडरलाइंग फिजिक्स क्या है, तभी ये बात आ रही है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि सूडो साइंस चीजों को कंफर्म करने का ट्राई करता है, लेकिन रियल साइंस चीजों को डिसकंफर्म करने का ट्राई करती है। यानी कि एक सिंगल सा फिनोमेना काफी है एक साइंस को गलत प्रूफ कर देने के लिए, लेकिन सूडो साइंस वाले हमेशा चीजों को ढूंढते रहेंगे ताकि वो राइट प्रूफ हो सके। इसलिए ऐसे सूडो साइंटिफिक क्लेम से दूर रहना है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो चीज है ये बहुत डिटेल में लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं कि कॉन्शियसनेस का क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ लेना देना है। विशाल जी जैसे बहुत सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये मत करिए, ये बिल्कुल भी मत करिए।
ये पता है, इसकी एनालॉजी ऐसी ही होगी कि आपको याद होगा कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बाबा लोग आ रहे थे, वैसे लोग आ रहे थे कि अगर अगरबत्ती जलाएंगे, अगर ये मंत्र पढ़ेंगे तो कोरोना नहीं होगा। आप जो काम कर रहे हैं एग्जैक्टली वही लेवल का काम कर रहे हैं, अंतर बस इतना है कि आप थोड़ा एक लेवल ऊपर इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो लोग इतने आराम से समझ नहीं पाते। मैं स्पेशली आपके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा जो रिचर्ड फेनमैन ने लिखा है अपने सेकंड चैप्टर के लास्ट सेक्शन में, और ये लाइन है, व्हेन फिलोसॉफिकल आइडियाज एसोसिएटेड विद साइंस आर ड्रैग्ड इनटू अनदर फील्ड दे आर यूजुअली कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड। और एग्जैक्टली यही हो रहा है, चाहे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की कॉन्शियसनेस को ले ले, या फिर डार्क मैटर को ले ले, डार्क एनर्जी को ले ले, मल्टीवर्स को ले ले, स्ट्रिंग थ्योरी को ले ले। प्लीज इन सब चीजों को डिटेल में समझिए। मैं मना नहीं कर रहा इनके ऊपर वीडियो मत बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लोगों को एजुकेट करिए, लेकिन सही चीज के लिए एजुकेट करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। आपकी जो एक्सपर्टीज है, आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, आप वो करिए, लेकिन प्लीज साइंस को फिर मत छेड़िए, साइंस को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से मत बनाइए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म में इस तरीके के क्लेम करने वाले लोग हैं। हर रिलीजन में आपको ऐसे सूडो साइंटिफिक क्लेम्स मिल जाएंगे जिनका उन स्क्रिप्चर से कुछ लेना देना नहीं होगा। खुद ही देख लेते हैं, चलिए सर्च करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स इन क्रिश्चियनिटी। ये देखिए क्या आ रहा है। फिर देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स इन इस्लाम, और अब क्वांटम मैकेनिक्स इन हिंदुइज्म देख लेते हैं। तो खुद ही देख लीजिए कि हर जगह पे ये चीज है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स तो हर जगह पहले से ही दे दिया गया था। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं उन लोगों को लेकर जो कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्शियसनेस से लेना देना है, और ये सारी चीजें जो बोलते हैं ना, ये सारी चीजें अब प्लीज इस बात पे बिलीव मत करिएगा। अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो आप उसको फेनमैन लेक्चर पढ़ने के लिए बोले, बस 2 चैप्टर, बाकी पूरी बुक नहीं पढ़नी है। और अगर वो नहीं पढ़ने वाले हैं तो ये वीडियो का लिंक भेज दीजिए, मैंने बेसिक लेवल पे तो चीजें समझा दी है। अच्छा, मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता कि कॉन्शियसनेस का क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज साइंस में हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ नहीं कह सकते। बट एट द सेम टाइम मैं 100% एक्यूरेसी के साथ ये भी नहीं कह सकता कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कोई एक यूनिकॉर्न रहता है, या फिर मेरे जैसा दिखने वाला कोई पर्सन रहता है जिसके 4 हाथ और 4 पैर है। मेरा पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे। जस्ट बिकॉज किसी चीज को डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बहुत ही अच्छा क्लेम है। उसको एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके को फॉलो करना पड़ता है एक अच्छा क्लेम बनने के लिए, और एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करना पड़ता है जो कि इनके क्लेम नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि ऐसा टाइप के क्लेम को ना मानिए। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग डिटेल में ऐसी साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या साइंस है, क्या सूडो साइंस है, किस तरीके की चीज़ों को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, और भी स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।